नमस्कार, प्रणाम। आपका न्यू स्टडी पॉइंट बनिया छापर में स्वागत है। आप सभी छात्रों के बीच आज हम लोग अपने कोचिंग के माध्यम से बिहार बोर्ड द्वारा जारी साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल देखेंगे जो बिहार बोर्ड ने जारी किया था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक अधिक होता है। ऑप्शन दिया है हवा, हीरा, सीसा, जल। तो देखिए अपूर्णांक का मतलब होता है ना डेंसिटी, किसमें अधिक अधिक जो है उसको पार करता है। ठीक है, तो देखिए अगर हवा में कोई चीज़ को अगर रखते हैं तो बहुत ही जल्दी पार कर जाएगा, इसका अपूर्णांक कम होगा। हीरा जो होता है ना बहुत ही ठोस और कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसका सही जवाब हीरा हो जाएगा। शीशा में भी तो पार कर जाता है और जल में भी तो पार कर जाता है, सही जवाब हो जाएगा हीरा। दूसरा क्वेश्चन दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तो इसकी फोकस दूरी बता रहा है कि होती है, तो क्या होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या शून्य होती है या कभी ऋणात्मक या कभी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती है। उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की ऋणात्मक होती है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कोई भी लेंस हो तो बाइफोकल लेंस होता है, उसमें 2 लेंस लगे होते हैं। ठीक है, गोलीय लेंस मिला करके, गोलीय लेंस जो होता है ना किसी अपवर्तक खोखले गोले का एक भाग होता है, चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो 2 भाग होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 फोकस होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं हजामत, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। देख रहे हैं मेरी भी दाढ़ी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से नहीं। तो देखिए उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो हम लोग उससे दाढ़ी नहीं बना सकते, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने में काम आता है। 5वां है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ इक्वल टू क्या होता है जी, r/2 होता है। तो एफ मतलब फोकस हो गया, आर मतलब त्रिज्या हो गया, तो इसके बीच में रिलेशन भी हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस यानी अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों को, बाइफोकल लेंस को। तो देखिए अभिसारी जो कहा जाता है ना उत्तल लेंस को, और अपसारी जो कहा जाता है अवतल लेंस को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, 7 नंबर दिया है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। मतलब जो देखने वाला जो रंग बनाती है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं आती है 7 रंगों में, जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का और सबसे कम किसका होता है, नीला का। तो उत्तर नीला हो जाएगा, और अधिक अगर पूछता है तो उसमें लाल लिख देंगे। 8वां दिया है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है मतलब तारे किस घटना पर आधारित होते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है ना तारे टिमटिमाते हैं, तो इसमें ऑप्शन वायुमंडलीय अपवर्तन न देख करके प्रकाश का अपवर्तन दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी प्रकाश किस माध्यम में सबसे अधिक चलता है। तो ऑप्शन दिया है वायु में, कांच में, निर्वात में, ए और बी दोनों में। तो देखिए वायु में भी जो प्रकाश होती है उसकी चाल 3 × 10⁸ होती है। कांच में भी प्रकाश की चाल जो होती है 2.5 लाख के नियर अबाउट में होती है, और उसके बाद से निर्वात में सबसे अधिक होगी, जहाँ पे हवा ही नहीं हो, कोई माध्यम ही नहीं हो, तो वहाँ पे प्रकाश की किरणें जो होगी सबसे अधिक चाल से चलेगी, तो आंसर हो जाएगा निर्वात में 10 नंबर दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन का भी अगर नियम पूछता है तो आप लोग उसमें कितना डालेंगे, 2, यानी प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा स्थित है, उसको हम लोग यूज में लाते हैं, तो मतलब लाने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सीधी सी बात हो जाएगी कि उसके स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, क्योंकि जल को टरबाइन के द्वारा चला करके उससे हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो मोमबत्ती होता है ना वो केमिकल के द्वारा बनाया गया रहता है, तो वह रासायनिक ऊर्जा होती है, जब वह जलता है तो जल करके हमें प्रकाश देता है। भौतिक ऊर्जा कब होती है, जब वह जल करके जो होता है सो कुछ अवशेष दे देता है हमको, या पुनः वह मोमबत्ती बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जलने के बाद वो समाप्त हो जाता है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा हो जाएगा हमारा? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाती है। तो देखिए कोई भी बैटरी होगा, जब उसके बीच में विभवांतर लगाएंगे, जितना रेसिस्टेंट लगाएंगे वो रेसिस्टेंट क्या हो जाएगा जी, बढ़ते जाएगा। तो रेसिस्टेंट जब बढ़ते जाएगा तो उसके धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। तो देखिए प्रतिरोधक का जब मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध को समांतर और श्रेणी दोनों क्रम में जोड़ देंगे। अगर सिर्फ बढ़ाया जाता है तो उसको श्रेणी क्रम में लिखेंगे, अगर बढ़ाने और घटाने की बात है तो श्रेणी और समांतर दोनों को लगा देंगे, कहीं बढ़ेगा कहीं घट जाएगा, यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा समांतर और श्रेणी क्रम दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है? मतलब उसके अंदर एक क्रूड लोहा का डाला जाता है ना, तो लोहा का क्रूड जो होता है ना किसका होता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है तांबा का, नरम लोहा, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरम लोहा होता है, या नरम लोहा का क्रूड भी लिख सकता है, आ रहा समझ में, जो परतदार होता है उसको भी लिख सकता है। आगे दिया है उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, मतलब अधिक टेम्परेचर देके कौन सी प्रक्रिया को हम लोग पूरा करते हैं? ऑप्शन दिया है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक ऊर्जा उष्मा दे करके हम लोग क्या करते हैं जी, नाभिकीय विखंडन करते हैं। यूरेनियम जो होता है ना 200 बहुत बड़ा परमाणु होता है, उसको जब तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की। आ रहा समझ में? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। तो सौर ऊर्जा को कौन बदलता है जी? जो हमारा सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा है तो उसको कौन बदलेगा? तो सौर सेल बदलेगा, सोलर सेल जिसको आप लोग कहते हैं, सोलर लगाते हैं ना, और सेल प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हमें विद्युत ऊर्जा में। आगे दिया है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए 150 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 12 से 14 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, बट आप इसको याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे पवन की जो चाल होनी चाहिए वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब मिनिमम होना चाहिए। तो आगे क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? तो मेथिल ऑरेंज, मेरे इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे होंगे मेथिल ऑरेंज ज़रूर देखे होंगे, मैंने उनको दिखाया भी है और मेथिल ऑरेंज बना करके दिखाया भी है। जब उसको जल में डालते हैं ना तो वो पीले रंग का हो जाता है, मतलब संतरे के कलर का हो जाता है, ठीक है, संतरे का जूस जैसा होता है ना वैसा हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो वैश्वीकरण के लिए सबसे उपयोगी जो गैस होता है वह मेथेन होता है और CO2 होता है। जिसे मेथेन का ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑलरेडी ऑप्शन हो जाएगा हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी की जो सतह होता है ना वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है कई जगह, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, मतलब टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट है गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक जिसका परमाणु
संकेत जो होता है ना एस होता है, ठीक है, तत्व का संकेत एस होता है, तो उसका परमाणु संख्या पूछा गया तो 16 होता है, और परमाणु भार अगर पूछा जाता है तो 32 लिखेंगे, 32 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, बट 32 लिखा जाता है। 30 नंबर है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में, कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जो होता है जल में क्या होता है, आयनित होता है, और विलेय होता है, विलेय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एसिड होता है वह जल में जब जाता है तो वह आयनित होता है, यानी एसिड जब जल में जाएगा तो वह धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा, या तो धनायन बनाएगा या तो ऋणायन बनाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, विलेय और विलेय न लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे अविलेय विलेय मिला देते हैं कि उसमें भूल जाएगा, तो भूलने वाली चीज़ नहीं है, इसमें आयनित होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों। आगे दिए 31 नंबर, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जो धातु का ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड का मतलब जिसमें दो अणु जुड़े होते हैं, जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, ये सभी ऑक्साइड होते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा क्षारीय होता है, कोई भी ऑक्साइड होगा कैसा होता है, क्षारीय होता है। 32 नंबर दिया है, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो सोना हो, चांदी हो, या रोलगोल, ठीक है ना, उन सब में जो होता है हम लोग कापर मिलाते हैं, रोलगोल में भी कापर होता है, जितने भी मेटल जो होता है ना, कॉस्टली चीज़ होता है जिससे आभूषण बनाया जाता है, उस सब में कापर की मात्रा मिक्स होती है। तो सोना में क्या मिलाया जाता है, कापर मिलाया जाता है। 34 नंबर दिया है सिलिकॉन है। 33 नंबर चूंकि एक रिएक्शन है तो उसको हम लोग मौखिक नहीं कर सकते, उसको रिटेन करेंगे, ठीक है ना। तो 34 नंबर दिया है सिलिकॉन है, तो क्या है सिलिकॉन, ऑप्शन है एक धातु है, एक अधातु है, या उप धातु है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन न धातु है न अधातु है, बल्कि एक है उप धातु है। उप धातु का मतलब कोई कोई ऐसा मेटल भी होता है ना जो कई रूपों में पाया जाता है, हर समझ में, जैसे कि शंकर भगवान को ले लीजिए तो शंकर भगवान का नाम और रूप अलग अलग है, उसी तरह से जो मेटल चीज़ होता है ना उसको भी कई नाम है, रूप है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको, उप धातु। आगे दिया है वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए शून्य वर्ग का तत्व, या वर्ग 18 का तत्व, या उत्कृष्ट गैस, आ रहा समझ में, या हाइड्रोजन गैस, इतनी नाम है इसका। तो सब में अगर ऑप्शन में जो चीज़ें दी रहेगी वह सिर्फ एक ही दिया रहेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है संक्रमण तत्व, हैलोजेंस, क्षारीय मृदा धातु और उत्कृष्ट गैस है। तो ये उत्कृष्ट गैस है मतलब नोबेल गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसे, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रैंडम, ऑक्सीजन, इतने जो तत्व होते हैं ना किस वर्ग में आते हैं, उत्कृष्ट गैस में आते हैं, वर्ग 18 में आते हैं। आगे है खड़िया का रासायनिक सूत्र। खड़िया मतलब चूना पत्थर भी आप लोग जानते होंगे, आ समझ में। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र जो होता है ना CaCO3 होता है। CaCO3 का मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय का मतलब जिसका स्वाद जो हो कैसा लगे, खट्टा लगे, आ समझ में। और क्षारीय का मतलब होता है जिसका स्वाद जो है सो कड़वा लगे। तो ऑप्शन में दिया SO2, CO, Na2O, MgO, तो इसका सही जवाब हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन होता है वह अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। एल्काइन का मतलब होता है एसिटिलीन समूह से जुड़ा हुआ CnH2n, CnH2n। तो जो एल्काइन समूह होता है वह CN होता है, H2n नहीं होगा, जितना C में N होगा उतना ही H में N होगा, एसिटिलीन समूह जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दिया CH4, C2H4, C2H2, C2H6, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा C2H2, एसिटिलीन। C2H2 का रासायनिक नाम है एसिटिलीन। आगे दिया है 39 नंबर, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 का IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए एक जो है मेथेन जुड़ा हुआ है CH3, मीथेन CH4 का होता है, और C2H5 जो है एथेन है,
तो इसका IUPAC नाम हम लोग को बताना है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथन। 40 नंबर सवाल दिया है निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन जिसको हम लोग, ये जरूरी नहीं है कि ईंधन का मतलब भोजन वही होता है। ईंधन का मतलब जलावन भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, अन्य तरह के बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, इनमें से सभी। तो देखिए एथेनॉल, ईथेन, मीथेन, एथेनॉल, ये सभी जो चीज़ें होती है ना, गैसें जो पाई जाती है संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग जो होता है सो हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। 41 नंबर दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ठीक है, Zn से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा ये हम लोग को बनाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2, यानी सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसको क्या करेगा जी? उत्पन्न करके देगा हमें। 42 है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा धोवन सोडा के भी नाम से जानते हैं, आसमन में, या वाशिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O, यह धोबिया सोडा का रासायनिक नाम, धोवन सोडा भी इसका नाम है। अगला दिया है अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो 1:3 के अनुपात में जब मिश्रित करते हैं तो अम्लराज बनता है। अम्लराज का डिफिनीशन भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? यानी 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग जो होता है सांद्र HCl अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हमें 2 तरह से मिल सकता है, एक तो डिफिनीशन हो गया, दूसरा जो बात आखिरी है वह डिफिनीशन के अलावे इसमें जो क्या शामिल हो जाएगा हमारा कि ऑब्जेक्टिव, कि कितने अनुपात में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1:3। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसको प्रतिफल कहा जाता है। यानी जो तीर लगाए जाते हैं, तीर के बाद बनता है प्रतिफल, और जो तीर के पहले वो क्या है? अभिकारक है, एजेंट है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड, पीछे इस तरह के क्वेश्चन बताया गया था कि सल्फर जिसके भी साथ में जुड़ा रहेगा या ऑक्सीजन जिसके भी साथ में जुड़ा रहेगा और वह डाई के रूप में है तो वह अम्लीय होता है। ऑप्शन दिया CO। जो हमारा 45 क्वेश्चन दिया है कि कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, तो अम्लीय ऑक्साइड अगर पूछता है तो SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। SO3, SO4, SO5 मतलब सल्फर जिसके भी साथ जुड़ जाए या डाइऑक्साइड जुड़ जाए तो वह समझिए कि अम्लीय होता है। 46 नंबर दिया है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घुल लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है? तो आप लोग को भी मैंने एक प्रैक्टिकल कराया भी था, लिटमस पत्र भी लाया था, लिटमस पत्र को दिखाया था कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता था? बेस, क्षार, साबुन का घोल लेकर के हमने किया था। अगर कहिएगा तो मैं इसे करा भी दूंगा, ठीक है। अभी भी है मेरे पास लिटमस पत्र, आप उसको साबुन के घोल डालेंगे तो यह क्या करेगा जी? लाल को नीला कर देगा, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा क्षार। नेक्स्ट है 47 स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो अगर किसी व्यक्ति की स्वस्थ शरीर का पीएच मान पूछा जाता है तो वह 7 से 7.8 के बीच में होता है, ठीक है, पीएच कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है 48 नंबर निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? जल में कौन घुल जाता है? तो ऑप्शन दिया है आपका कार्बन डाई सल्फाइड और बेंजीन और मेथेन और ग्लूकोज। तो देखिए कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन है तो ऑलरेडी जरूरी है कि वो घुलेगा ही नहीं, श्योर सी बात है। और जो बेंजीन है तो बेंजीन सिर्फ अल्कोहलिक घोल में घुलता है, कभी जल में नहीं घुलता है। और मेथेन भी नहीं घुलेगा, तो घुल जाएगा क्या? ग्लूकोज घुलेगा। ग्लूकोज मतलब खाने वाला मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज ये चीज़ें जो होती है ना मार्केट में मिलती है, उसको नहीं बातें की जा रही। यह एक एनर्जी होता है, ठीक है ना, जो किसी जो शुगर होता है ना, चीनी, जब उसको जल में घोलते हैं ना तो अभिक्रिया करके
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? अम्लगम CuSN दिया है ऑप्शन, NaG दिया है, CuZN दिया है, PbSN दिया है। तो सोडियम और हेलोजन जो दोनों होता है वो अम्लगम होता है। 49 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? तो ऑप्शन दिया है CuSN, NaHG और CuZN, PbSN। ठीक है, तो ये जो तीनों दिया है इसमें आपने देखा कि जो सबसे कमज़ोर जो कोमल पदार्थ होता है ना, वह जो होता है हमेशा अम्लगम देता है, क्योंकि एसिड में वो आसानी से क्या होगा, घुल जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा NaHG। ठीक है ना। 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? ठीक है, यानी Zn से जिंक सल्फेट का मतलब है ZnSO4। ZnSO4 से जिंक को विस्थापित करना के लिए क्या लगता है? तो देखिए ऑप्शन दिया टाइटेनियम, प्लेटिनम, कापर, एल्युमिनियम। तो देखिए टाइटेनियम और एल्युमिनियम बिल्कुल यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो दो चीज़ हो गया, प्लेटिनम और कापर, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक जिंक के साथ नहीं अभिक्रिया करती है। ठीक है, इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा कापर। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में 50 प्रश्नों को किए हैं समझ के। तो आगे अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के प्रश्न मिले तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। और इतना कमेंट करें ताकि मैं इसके आगे जो क्वेश्चन है, अभी 80 क्वेश्चन का सेट होता है ना जी ऑब्जेक्टिव, तो 80 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को बना के मैं पुनः एक वीडियो में डाल दूँगा। थैंक यू, जय हिंद।